जय भीम, नमस्कार। नए साल में आप सबका स्वागत है दलित दस्तक की तरफ से। लेकिन जब नया साल कोई आता है तो तमाम चीजें एक बार याद करने की जरूरत होती है। जब हम बात बहुजन समाज की करते हैं तो बहुजन समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसा होगा नया साल और हमें उसको किस तरीके से बनाना चाहिए। बहुजन समाज का इतिहास गौरव से भरा हुआ है। बहुजन इतिहास में कोरेगांव की शौर्य गाथा है तो सबसे पहली क्रांति भी आदिवासी वीर योद्धाओं ने की, जिसे हूल दिवस कहते हैं। वंचितों के लिए शिक्षा क्रांति ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने की। इसके अलावा भी कई क्रांतियां हैं जो दलित आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को बताते हैं। आज जब एक और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा देश की सरकार है तो देश के मूल निवासी समाज के सामने अपनी बहुजन मूल निवासी और आदिवासी पहचान को बनाकर बचाकर रखने की एक बड़ी चुनौती है। आज जब अपनी मूल पहचान को भूलकर बहुसंख्यक बहुजन, जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ा तबका शामिल है, हिंदू बनने को बेचैन है, यह चुनौती और बढ़ जाती है। ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं है कि बहुजन समाज अपनी ऐतिहासिक तारीखों, अपने नायकों, अपने पर्व त्योहारों और बहुजन संस्कृति को स्थापित करने की दिशा में और मजबूती से बढ़े? इस खबर में हम आप सबको एक बार फिर से बहुजन समाज की उन तारीखों से, उन त्योहारों से, उन ऐतिहासिक धरोहरों से अवगत कराएंगे जो हमारी बहुजन विरासत को समृद्ध करने वाले हैं। इसके लिए हमें महीने दर महीने उन 12 आंदोलनों को याद करना होगा जिसने मूल निवासी बहुजन संस्कृति को समृद्ध किया है। हमें उन नायकों को याद करना होगा जिन्होंने देश में बहुजन विचारधारा की मजबूती के लिए अपनी मूल निवासी पहचान को बरकरार रखने के लिए शहादत दी है। हमें उन नायकों नायिकाओं को याद करना होगा जिन्होंने बहुजन समाज की सामाजिक मुक्ति के लिए अपना जीवन लगा दिया। इस कड़ी में सबसे पहले बात उन 12 आंदोलनों को जो हर महीने में अपने अपने वक्त में इस बहुजन इतिहास में हुए हैं और जो बहुजन इतिहास को, मूल निवासी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। वो ऐसे आंदोलन रहे जिसका नेतृत्व इस मूल निवासी समाज के हाथों में रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भुला दिया गया। 1 जनवरी सन 1818 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था। यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है। यह लड़ाई महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा कोरेगांव में लड़ी गई थी। यह युद्ध लगातार 12 घंटे तक चला। इस महायुद्ध में पेशवा बाजीराव II की 28,000 सेना को बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिकों ने रौंद डाला था। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया। बहुजन समाज को नए साल की बधाई के साथ कोरेगांव विजय दिवस, जिसे शौर्य दिवस कहा जाता है, उसकी भी बधाई देनी चाहिए। 1 जनवरी को देश भर से हजारों लोग यहां पहुंचकर उन लड़ाकों को आज भी याद करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास चौरी चौरा के जिक्र के बिना अधूरा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना 4 फरवरी 1922 को घटी। हुआ यह कि असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। विरोध में आंदोलनकारी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इसमें 3 क्रांतिकारी मारे गए। इससे भड़के क्रांतिकारियों ने रमापति चमार के नेतृत्व में चौरी चौरा थाने में आग लगा दी, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। भड़के अंग्रेजों ने 222 क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया, जिसमें ज्यादातर दलित क्रांतिकारी शामिल थे। 2 जुलाई 1923 को संपति चमार सहित 19 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई।
चौदार तालाब नाम का यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला स्थित महाड़ में चलाया गया। उस वक्त सार्वजनिक कुओं व तालाब पर अछूतों को पानी पीने की मनाही थी, चाहे वह प्यास से मर ही क्यों न रहे हों। नगर परिषद के आदेश के बावजूद सवर्ण हिंदू मानने को तैयार नहीं थे। तब 20 मार्च को बाबा साहब के नेतृत्व में 10,000 से ज़्यादा दलितों ने सत्याग्रह करते हुए तालाब की ओर कूच किया और पानी पी लिया। भड़के सवर्णों ने इसको पवित्र कराया। इसके खिलाफ डॉक्टर आम्बेडकर अदालत गए। लंबी लड़ाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलितों को पानी पीने के हक का आदेश दिया। आज उसी चौदार तालाब के बीचों बीच बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी है। आज महिलाओं को जो भी अधिकार हासिल है उसमें हिंदू कोड बिल की बड़ी भूमिका है, जिसकी परिकल्पना डॉक्टर आम्बेडकर ने की थी। विधवा पुनर्विवाह, पैतृक संपत्ति में हक, गोद लेने का अधिकार, मातृत्व अवकाश जैसी तमाम सुविधाएं जो महिलाओं को हासिल है वह बाबा साहब की ही देन है। महिलाओं पर लादी गई सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन बिल संसद में पास नहीं हो सका। विरोध में डॉक्टर आम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 1952 में डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित बातें अमल में लाई गई और महिलाओं को वो अधिकार मिले जिसकी परिकल्पना और वकालत बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने की थी। इस तरह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। वंचित समाज सदियों से साधन संपन्न और सत्ताधारी जातियों के अत्याचार का शिकार हुआ है। असहाय समाज अपने भीतर गुस्सा पाले सदियों तक इस अपमान को मजबूरी में सहता रहा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा संविधान में मिले अधिकारों की बदौलत जब यह समाज थोड़ा उठ खड़ा हुआ तो अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा। जाति उत्पीड़न के खिलाफ 29 मई 1972 को महाराष्ट्र में नामदेव धसाल, जीवी पवार और राजा ढाले आदि युवाओं ने दलित पैंथर की स्थापना की। यह अफ्रीकी अमेरिकी संस्था ब्लैक पैंथर से प्रेरित था। इसने दलितों के खिलाफ होने वाले जुल्म का जवाब देना शुरू किया। यह एक बड़ा आंदोलन था जिससे महाराष्ट्र प्रदेश में हलचल मच गई और दलितों पर अत्याचार करने से पहले अत्याचारी समाज डरने लगा। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह बताया जाता है, लेकिन सच यह है कि इससे पहले 30 जून 1855 को आदिवासी वीरों सीदो कान्हू और चांद भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। इन्होंने संथाल परगना के भगनाडीह में लगभग 50,000 आदिवासियों को इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अंग्रेजों को ये रास नहीं आया और भीषण युद्ध हुआ जिसमें 20,000 आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हुए, जबकि वीर सिद्धो कान्हू को 26 जुलाई 1855 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वीर शहीदों ने जिस 30 जून को क्रांति का बिगुल फूंका था उसी दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुवादी मीडिया के दुष्प्रचार और आम्बेडकरवादी नेताओं और बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामों की अनदेखी का एक बड़ा खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। देश के आम लोगों में यह धारणा बना दी गई कि बसपा ने सिर्फ मूर्तियां बनाई, लेकिन सच्चाई यह है कि बसपा ने अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए। बसपा के इन्हीं कामों को आम जन तक पहुंचाने के लिए दलित दस्तक ने साल 2021 का एक कैलेंडर प्रकाशित किया है, जिसमें उसके तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है। दलित दस्तक की यह कोशिश है कि यह कैलेंडर
तमाम लोगों के बीच में पहुंचे ताकि लोग बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किए गए उसके महत्वपूर्ण कामों को जान सके। शर्त बस इतनी सी है कि इस कैलेंडर की जो बुकिंग है वह थोक में की जा रही है और यह सबको प्रिंट मूल्य पे, लागत मूल्य पे उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय इतिहास में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को वंचित तबके की महिलाओं में शिक्षा क्रांति के लिए जाना जाता है। यूं तो ज्योतिबा फुले का महिला शिक्षा का आंदोलन 1848 में ही शुरू हो गया था, लेकिन 3 जुलाई 1851 को फुले दंपति ने पूना के बुधवार पेठ मोहल्ले में स्थित अन्ना साहेब वासुदेव चिपलूनकर भवन में जो स्कूल खोला उसे हम वंचित तबके की महिलाओं की शिक्षा क्रांति के आंदोलन की ठोस शुरुआत कह सकते हैं। इसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने गरीब अछूत समाज की लड़कियों के लिए एक के बाद एक 18 विद्यालय शुरू किए, जो निसंदेह महिला शिक्षा क्रांति आंदोलन की शुरुआत थी। महिला शिक्षा के इस आंदोलन में फातिमा शेख ने भी फुले दंपति का पूरा साथ दिया था। इतिहास में इन तीनों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। पिछड़े वर्ग की स्थिति की समीक्षा के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। दिसंबर 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। 1982 में यह रिपोर्ट संसद में पेश हुई और 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। सत्ता में आने पर 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। सवर्णों ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य दलितों, अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के शोषण से मुक्ति दिलाकर समानता लाना था। इसके सदस्यों ने यह प्रण किया कि वे बिना किसी मध्यस्थ के एक विश्व निर्माता की आराधना करेंगे। इस संस्था के तहत कुंबी, माली, कुंवर, बढ़ई सहित शूद्र जातियों के 700 परिवारों ने निर्णय लिया कि वे आध्यात्मिक और सामाजिक मसलों पर ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाएंगे। स्थापना के पहले ही वर्ष में सत्यशोधक समाज ने अपने सदस्यों को विवाह समारोह में ब्राह्मणों की मौजूदगी की जरूरत को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को किया। वह इसके पहले अध्यक्ष बने। इस तरह वंचितों के सामाजिक जीवन को ब्राह्मण मुक्त करने का अभियान शुरू हुआ। यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरुआती क्रांति थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 5 लाख से अधिक समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया। पहले डॉक्टर आम्बेडकर ने कुशीनगर के भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद अपने लाखों अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं दिलाते हुए बौद्ध बनाया। ऐसा बड़ा कदम उठाकर बाबा साहब ने भारत के वंचित समाज को हिंदू धर्म से निकालते हुए नया रास्ता दिखाया, जहां समता और बंधुत्व की बात थी। बौद्ध धर्म से जुड़कर करोड़ों दलित शोषित हिंदू धर्म के भेदभाव से मुक्त हो चुके हैं। वंचित समाज के लिए यह एक बड़ी धार्मिक क्रांति थी, जिसे धम्म क्रांति कहा जाता है।
अगर हम भारत की सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो यह 26 नवंबर 1949 को घटित हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान में मिले अधिकारों की बदौलत रातों रात भारत में राजा और रंग कानूनी रूप से समान हो गए। जिस भारत में एक विशेष वर्ग को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त था और जाति की वजह से जिस वर्ग को तमाम जिल्लतें सहनी पड़ती थी, वो एक जगह आकर खड़े हो गए। दलितों शोषितों की मुक्ति की कहानी शुरू हुई। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के बीच असमानता की बात करता है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को तमाम अधिकारों से वंचित करने की वकालत करता है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके समर्थकों ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाकर इसमें लिखी ये मानवीय बातों का विरोध किया। यह ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना है। मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने कई अवरोध पैदा किए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति उन्हें इस आयोजन के लिए जमीन ना दे। तब फतेह खान ने अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई थी। अत्याचार, शोषण और भेदभाव की पोषक मनुस्मृति को जलाने का सिलसिला आज भी जारी है। इन बहुजन क्रांतियों को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आंदोलन और क्रांति हमें हमारे इतिहास और हमारे पूर्वजों के संघर्ष की याद दिलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज जिस स्थिति में है उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। इस समाज के जितने भी लोगों को आज स्वतंत्रता और बेहतर जिंदगी मिल सकी है, वो इन्हीं संघर्ष और क्रांतियों की बूते मिली है। आप देखते रहिए दलित दस्तक, हमारे साथ बने रहिए। दलित दस्तक को सब्सक्राइब करिए और नए साल में आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम बहुजन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, बहुजन मूल निवासी पहचान को बरकरार रखेंगे। जय भीम। कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।